हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को समझेंगे। किसी भी दो कंट्री के बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए, किसी भी दो कंट्री के बीच के बायलैटरल रिलेशनशिप को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको भी समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे सबसे पहला भी, क्या उन दोनों कंट्री के बीच ट्रेड होता है। सेकेंड चीज़, क्या उन दोनों कंट्री के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स या सी डिस्प्यूट्स है। जैसे आप जनरली देखिएगा, और मैं आपको अगर इंडिया का केस समझाऊं तो इंडिया के किन किन कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है जो उनके पड़ोसी कंट्री रहेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना। मीन्स जनरली जो पड़ोसी कंट्री है उसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहेगा। बाकी के साथ आप ट्रेड डिस्प्यूट्स हो सकता है और बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन इंडिया चाइना के केस में देखें तो जो जनरली बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए समझना है। और सेकेंड चीज़ आप समझिए, यदि आप देखें सबसे पहला केस आप इंडिया और पाकिस्तान को आप लोग समझिए, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ओनली वन डिस्प्यूटेड रीजन है, वो रीजन है कश्मीर रीजन। लेकिन आप इंडिया और चाइना को देखें तो सबसे पहला रीजन है अक्साई चीन, सेकेंड है आप सिक्किम को भी समझिए, और थर्ड है अरुणाचल प्रदेश। इन सभी को हम लोग इस लेक्चर में डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या इनके बीच डिस्प्यूट्स है। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोग एक ब्रीफ दे रहा हूँ, उस ब्रीफ को आप लोग समझ लीजिए। तो पहला चीज़ है, हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कैसा रिलेशनशिप है, उसमें कुछ कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना का केस में थोड़ा डिफरेंस है। चाइना के केस में क्या डिफरेंस है कि एक तो पाकिस्तान का केस में सिर्फ कश्मीर, और चाइना का केस में क्या तीन रीजन, ये अक्साई चीन का रीजन, ये सिक्किम का रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन। ठीक है। और सेकंड चीज़ आप समझिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या अब ट्रेड है, कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं है। आप सोचिएगा तो कुछ बहुत ही मिनिमम ट्रेड होता है। लेकिन इंडिया चाइना के बीच बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। अप्रोक्सीमेटली $88 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से हमें पता है कि इंडिया $60 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में। किसमें है? ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या हुआ कि भारत जो है, अगर आप चाइनीज गुड्स का इंपोर्ट भारत में ज़्यादा होता है, मीन्स चाइनीज गुड्स भारत में ज़्यादा आता है, लेकिन भारत का प्रोडक्ट जो है वो चाइना में कम जाता है। और कितना कम जाता है? $60 बिलियन कम जाता है। तो क्या रीजन्स हो सकते हैं? जब हमारे बीच पाकिस्तान से भी ज़्यादा डिस्प्यूट्स है, रीजन्स में डिस्प्यूट्स है, तो उसके कुछ कारण है। आप सबसे पहला कारण समझिए, अगर आप पूरा चाइना को देखें तो चाइना के साथ भारत का जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मीन्स जमीन का बाउंड्री है, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर है। ठीक है। और 4000 किलोमीटर में अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो ओनली 3 ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है, मात्र 3 ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। और आप बताइए, एक इतना बड़ा रीजन है, और इतना बड़ा रीजन में अगर आप तिब्बत को भी अभी छोड़ दें, जो तिब्बत का मेन रीजन है, फिर भी बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो मात्र 3 ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। और अगर मात्र 3 ऑफिशियल एंट्री पॉइंट रहेगा तो क्या इलीगल ट्रेड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? आप ही बताइए। आराम से इलीगल ट्रेड बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 3 ही ऑफिशियल है। कहीं पे अगर ऑफिशियल एक एंट्री पॉइंट है, मीन्स वहाँ पे प्रॉपर एक मैकेनिज्म होगा। ठीक है, चेक पॉइंट्स होंगे। और बाकी रीजन्स में क्या है? बाकी रीजन्स में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहाँ की आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ज़्यादा तो डिस्प्यूटेड रीजन है, समझ रहे हैं ना। तो पहला चीज़ हो गया कि बॉर्डर ट्रेड जो है इंडिया एंड चाइना के बीच जीरो है, मीन्स ऑलमोस्ट जीरो है। तो जो भी ट्रेड इंडिया एंड चाइना के बीच होता है वो कैसे होगा? बाय सी रूट होगा। अब सी रूट के होने के कारण क्या बेइज्जती है, और यही एक रीजन है। जैसे हम लोग अभी पता होगा आपको कि बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। जैसे आप टिकटॉक को ले लीजिए, कैम स्कैनर्स को ले लीजिए, लाइक ऐप को ले लीजिए, तो बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया? रीजन तो दिया गया है कि पहला रीजन क्या दिया हुआ है कि पहला रीजन इस ऐप के बैन होने का रीजन दिया हुआ है कि बहुत ही इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, लोगों के एक तरह से सिक्योरिटी को, लोगों के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लिया गया। लेकिन हमें पता है, एक आप चीज़ समझ सकते हो कि इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर में भी आज के समय में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? गलवान वैली में चल रहा है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, अभी के लिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। लेकिन जब इतना टेंशन चल रहा है तो एक तो ऐप बैन कर दिया गया। तो इस ऐप बैन करने से क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा ट्रेड तो बाय सी होता है। तो अगर आप ऐप्स को बैन कीजिएगा, अगर आप ट्रेड को बैन कीजिएगा, तो ट्रेड को बैन करने से ये रीजन में कोई कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? क्योंकि सी के थ्रू टोटल ट्रेड हमारा होता है, और सी के थ्रू ट्रेड होता है, उसके भारत को क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। आप इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि अगर इन दोनों के बीच
अगर सी ट्रेड होता है। पहला चीज़ है, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारे और चाइना के बीच। ये तो फर्स्ट केस हुआ। इसके अलावा चाइना क्या करता है कि अगर आप भारत के केस में देखें तो कहाँ पे गुड्स को बाय सी आप देखिएगा तो श्रीलंका में डंपिंग कर देता है, ठीक है, बांग्लादेश में डंपिंग कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन्स में डंपिंग कर देगा, म्यांमार में डंपिंग करेगा और यहाँ से जो है प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड कि चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की भी रूल्स को उतना फॉलो करता नहीं है, वायलेट्स करता है। और अगर टेरिफ बैरियर दोनों के बीच कम भी हो जाए, अगर दोनों कंट्री के बीच टेरिफ बैरियर कम भी हो जाए तो नॉन टेरिफ बैरियर जो है ये इंक्रीज कर देता है, मीन्स हमारे प्रोडक्ट्स को रोक के रख देंगे कुछ दिन, उस तरह की चीज़ को नॉन टेरिफ बैरियर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट जो है वो चाइना गया तो क्वालिटी एस्पेक्ट से वो प्रोडक्ट को डिसमें एक कर देंगे, समझ रहे हैं। इस तरह के कुछ दिन अटका देंगे, 10 दिन के बाद घुसाएंगे। मान लीजिए हम लोग कुछ फूड वहाँ भेज रहे हैं या हम लोग राइस भेज रहे हैं, ठीक है, तो अगर 10 दिन रख देंगे, या टोमेटो भेज रहे हैं, टमाटर भेज रहे हैं, तो टमाटर में क्या होगा, अगर टमाटर हम अगर मान लीजिए चाइना सपोज हम लोग भेज रहे हैं और अगर 10 दिन रोक के रख दे चेक पोस्ट पे तो सारा टमाटर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब ये टमाटर खराब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनका क्वालिटी को देख के ये इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो इसको नॉन टेरिफ बैरियर कहते हैं। इसके अलावा चाइना जो भी इन्वेस्टमेंट भारत में करता है तो वो क्या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वो इन्वेस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। चाइना इज़ वेरी क्लेवर। चाइना भारत में किसी भी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं कर रहा है। वो इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहा है सर्विस सेक्टर में। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है सर्विस सेक्टर में। तो इन सभी सेक्टर्स में चाइना भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाए भारत में तो क्या होगा, एक तो भारत उसके लोन्स को आराम से पे कर सकता है, क्योंकि भारत का इकोनॉमी भी बढ़िया है, भारत का बॉन्ड रेटिंग्स भी बढ़िया है। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल लोन को भारत पे कर देगा और भारत कैसे डेवलप कर जाएगा। इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंडिया एंड चाइना का अगर आप ट्रेड बास्केट को देखें, ट्रेड बास्केट क्या होता है, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट को वो ट्रेड कर रहा है, तो वो बहुत ही कमज़ोर है और टोटल वो प्रो चाइना है। प्रो चाइना कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट में, ठीक है, बेनिफिट ज़्यादा चाइना को ही है, क्योंकि इंडियन गुड्स तो ठीक है, इंडियन गुड्स का क्वालिटी में भी एक थोड़ा प्रॉब्लम है। क्वालिटी में किस तरह का प्रॉब्लम है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला बात, अगर आप मोबाइल का केस ले लीजिए, ठीक है, तो एक तो हमने ऐप बैन कर दिया। अब मान के चलिए हमने ऐप बैन कर दिया या हमने एक तरह से चाइनीज़ गुड्स को आना भारत में बैन कर दिया, ठीक है, तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, इसके क्या क्या भारत में इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा बात है कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट होगा, इस चीज़ को आप लोग समझिए। क्योंकि पता है कि चाइना क्या है, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और चूंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है और वहाँ पे बहुत ही चीप गुड्स बनते हैं, चीप प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो अगर चीप प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आया, सपोज की बात कीजिए कि अगर मोबाइल्स जो है MI के मोबाइल्स या चाइनीज़ मोबाइल्स, चाइनीज़ लैपटॉप्स भारत में आना बंद हो गया, ठीक है, तो इंडिया में मोबाइल्स का रेट बढ़ जाएगा, बढ़े। क्योंकि अगर इंडिया में अगर आज के केस में, मैं आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और अगर आज की सिनेरियो में भारत में मोबाइल्स बनना चालू हो, ठीक है, तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स 15,000 में हमें जो मोबाइल्स मिल जाता है, वही अगर आप स्पेसिफिकेशन खरीदने की जाए तो वो कितना बन जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली 50,000 आप मान के चलिए 40,000 रुपीज़ पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब अगर आप मोबाइल 40,000 में खरीदने लगे तो आप क्या बोलिएगा कि भारत में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, भारत में प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ गया है, मीन्स महंगाई बढ़ गई है। और अगर महंगाई बढ़ गई है तो क्या आप उस गवर्नमेंट को कभी वोट कीजिएगा, क्या आप उस गवर्नमेंट को कभी वोट कीजिएगा जो कि इतना महंगा प्रोडक्ट बेचता है? कभी नहीं। आप बोलोगे कि यार मोबाइल भी बढ़ गया है रेट, अब ऐप्स में भी हमें पैसा लगने लगा है, अब और भी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स जो चाइना यहाँ इन्वेस्ट करके रखा हुआ, उन सभी सेक्टर्स में भी महंगाई बढ़ गया है। मीन्स ये सरकार टोटली फेलियर है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है आज के समय में, ठीक है, चीप गुड्स हमें नहीं मिल रहा है। तो यही रीज़न है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी सरकार, खास करके हमारे बीच इतना बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, इतने ज़्यादा बाउंड्री में टेंशन है, लेकिन फिर भी हमारे बीच ट्रेड जो है वो कम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा बहुत सारा और रीजन है। एक तो हमारे बीच का कल्चर, आप समझिए कल्चर क्या है। चाइना में समझिए, चाइना में तो किसी तरह का डेमोक्रेसी नहीं है, और चाइना में किसी तरह का डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ लेबर लॉज क्या है, बहुत ही वीक है। लेबर कानून, श्रम कानून वहाँ भी बहुत ज़्यादा वीक है।
और श्रम कानून वीक होने का क्या रीजन, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको पता होगा कि आप लोग सुने होंगे, ये चीज़ आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि चाइना में लेबर बहुत ही सस्ता है, इसीलिए अमेरिकन कंपनी, एप्पल्स कंपनी हो गई और जितनी भी कंपनी है सभी जाके चाइना में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते थे, अपना कंपनी एस्टेब्लिश करते थे और वहाँ के चीप लेबर्स की मदद से प्रोडक्ट को वो बनाते थे और फिर अपने कंट्री ले जाते थे। ये एक बेसिक चीज़ है। लेकिन चूंकि वहाँ पे लेबर लॉज नहीं है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर 8 घंटा काम करना है तो वहाँ 12 घंटा भी आप काम करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो पहला तो किसी तरह का डेमोक्रेसी नहीं है एंड सेकेंड वन कि वहाँ की खबर पूरा ग्लोबल में फैलता ही नहीं है। आप एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोरोना, कोविड-19। क्या कोविड-19 में उन्होंने, एक तो सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है ये कयास कि चाइना ने कोविड-19 में जो उनके पेशेंट्स हैं या जो उनके डेथ्स हुए उनको उन्हें छिपाया है। तो उनको क्यों छिपाने में वो सक्षम हुए? वो छिपाने में इसलिए सक्षम हुए क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ अथॉरिटेरियन रिजिम है, इसी कारण वो छिपाने में सक्षम हुए हैं ना। तो एक तो चाइना में लेबर लॉज है और इंडिया का लेबर लॉज का क्या हाल है, वो भी इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। दोनों के टैक्स स्ट्रक्चर को देखिए आप, वहाँ भी आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल लॉज दोनों जगह कुछ, एक तो चाइना तो मानता ही नहीं है और इंडिया का केस में देखें तो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक तो बाउंड्री शेयर कर रहा है, और जब कोई दो कंट्री बाउंड्री शेयर करती है तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों कंट्री के बीच ट्रेड होगा, उन दोनों कंट्री के बीच ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया सबसे बड़ा रीजन मैन्युफैक्चरिंग हब, जिस कारण चीप गुड्स मिलता है, और पॉलिटिकल कंप्लेशन है कि इन्फ्लेशन हमें नहीं बढ़ाना है, हमें महंगाई नहीं बढ़ाना है, और अगर महंगाई नहीं बढ़ाना है तो चाइनीज प्रोडक्ट तो भारत में एंट्री करना पड़ेगा। ये सभी बहुत सारे रीजन्स है। तो अब इन सभी रीजन्स को आप लोग बेसिक समझ गए होंगे कि भारत और चाइना के बीच क्या ट्रेड का रीजन है, ट्रेड की क्या क्या समस्याएं हैं, और क्या क्यों जो है आज के समय में एप्स को बैन करने से क्या होगा यार, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप मुझे पूछे कि आप क्या सजेशन क्या है, भारत और चाइना, अगर भारत को चाइना से अगर एक टक्कर लेना है और चाइना के लेवल का आना है तो क्या हमें अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा, हमें इस तरह का स्किल बढ़ाना पड़ेगा कि हम जो है, जो चिप है, जो मोबाइल्स है, मान लीजिए मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मोबाइल्स हम लोग भी 15,000 में बना सकें। क्योंकि आप समझिए बहुत सारे, आप लोग में से भी बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है। लेकिन क्या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो क्या आप एक ऐसा मोबाइल बना सकते हो जो कि 15,000 में बन जाए आज के समय में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल की कमी है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंसी के साथ हमें स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम में भी एक बदलाव करना पड़ेगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी एक बदलाव करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बहुत सारे इशू को भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंडिया और चाइना के बीच के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और चाइना के बीच हिस्टोरी कैसा रहा। क्या ये शुरू से, क्या ये स्टार्टिंग से इस तरह के रिलेशन हमारे और चाइना के बीच रहे हैं? नहीं रहे। तो कब कैसा रहा, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अगर आप, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद होता है, और चाइना की बात करें तो भारत और चाइना के बीच अगर रिलेशन को समझिएगा तो 1 मिनट, सॉरी, हाँ, 1948 में भारत चाइना का रिलेशन बहुत पीक पे था। क्यों पीक पे था? कि आप लोग एक स्लोगन है, आप लोग सुने होंगे, हिंदी चाइनी भाई भाई, इंडो चाइना भाई भाई, मीन्स इतना अच्छा रिलेशन था। और इतना अच्छा रिलेशन होने का क्या रीज़न है, इतना अच्छा रिलेशन होने का क्या रीज़न है, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। इस फोटो में आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको यहाँ पे देखिए तिब्बत रीजन दिख रहा है, जो ऑटोनोमस रीजन दिख रहा है, ठीक है। तो पहले जो है तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, तिब्बत जो है खुद में एक कंट्री हुआ करता था, ठीक है। 1948 के समय में चाइना ने इसे 1950 में एनेक्स किया है, ठीक है। चाइना ने इस तिब्बत रीजन को 1950 में एनेक्स किया है, एक सेकेंड, है ना, इस रीजन को 1950 में एनेक्स किया है। मीन्स 1948 की बात करें तो क्या इंडिया एंड चाइना किसी तरह से बाउंड्री शेयर कर रहा था? आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई किसी तरह से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि बीच में जो है एक बफर स्टेट की तरह तिब्बत काम कर रहा था। आप इस पूरा रीजन को देखिए, ठीक है। और जब हमारे बीच किसी तरह का बाउंड्री डिस्प्यूट्स नहीं होगा, ठीक है, जब किसी तरह का बाउंड्री शेयर नहीं करता है तो हमारा रिलेशन बढ़िया था। तो 1948 में इसीलिए कहा जाता है कि इंडो चाइना भाई भाई, हिंदी चाइना भाई भाई, इस तरह के आपको स्लोगन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मीन्स हमारा रिलेशन बहुत ही पिक पे था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे ही 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, तो वहीं से हमारे बीच का रिलेशन एक तरह से खटास पड़ गया। और क्यों रिलेशन किया, मैं एक स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। माओ जेडोंग ने कहा था
कि तिब्बत वाज द राइट फॉल विच शुड हैव बीन ए पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत जो है वो चाइना की राइट हैंड का हथेली का पाम समझ रहे हो ना, वो है और होना चाहिए। और उसके 5 फिंगर्स होंगे। 5 फिंगर्स क्या क्या होंगे आप नाम पढ़िए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल एंड लद्दाख। ये 5 आपको पता होगा इंडिया का कहीं ना कहीं से रिलेशन है। सिक्किम इंडिया का पार्ट है, लद्दाख इंडिया का पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा भूटान एंड नेपाल ये दोनों पड़ोसी कंट्री है। इस इमेज में अगर आप देखिए, मैं इस इमेज को निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस इमेज में देखिए 5 हथेली है। 5 हथेली क्यों इंपॉर्टेंट है आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। पहला तो है तिब्बत, उन्होंने तिब्बत पे एनेक्स किया। तिब्बत पे एनेक्स करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि चाइना का अगर लोकेशन देखें ना पूरा विश्व में, तो चाइना आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा। साउथ ईस्ट में भी नहीं बोल सकते, साउथ मतलब एशिया के सेंट्रल में आपको, साउथ के ऊपर में, साउथ ये आपका साउथ पूरा रीजन हो गया। साउथ एशिया जो है चाइना, नेपाल, ये सभी रीजन से। तो चाइना को अपना इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट में बढ़ाना था। चाइना को अपना इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट में बढ़ाना था और ये जियोपॉलिटिकली चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्योंकि वो चाइना जो है ईस्ट एशिया से साउथ एशियन पॉलिटिक्स में उसको एंट्री करना था। और जैसे ही चाइना ने तिब्बत पे अपना ये इस्टेब्लिश कर लिया, वहीं पे चाइना जियोपॉलिटिकली साउथ एशिया का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, समझे। अब भारत का क्या सिनेरियो था, जब 1950 में चाइना तिब्बत पे आ गया, समझ रहे हो। और अगर चाइना तिब्बत पे 1950 में आ गया है तो क्या सिनेरियो है कि इंडिया सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के पास गया, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला खास, ठीक है। तो इंडिया ने क्या, नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया। फॉरवर्ड पॉलिसी अपना के उन्होंने सबसे पहले इंडिया नेपाल के बीच पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी अपनाया, ठीक है। उन्होंने भूटान के साथ अपनाया और आपको पता होगा कि सिक्किम जो है वो भारत का पार्ट कुछ दिन में बन गया, ठीक है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश तो हमारा पार्ट था ही, लद्दाख भी हमारा पार्ट है। तो इस तरह से लद्दाख में भी जो है एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ाया भारत ने। और सारे पड़ोसी कंट्री खास करके नेपाल एंड भूटान, इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप रिलेशंस स्टार्ट हो गया भारत का 1950 के बाद, ठीक है। एंड 1954 में भारत ने सोचा कि हम एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि चलिए ठीक है, अगर तिब्बत चाइना का हो भी जाए, तो हम अगर तिब्बत को हम लोग मान लें, ठीक है, कि आपका है, चाइना को हम मान लें, तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो हमारा डिस्प्यूट्स है उसको हम लोग एक तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी डिलेमा बना हुआ है, सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है कि दोनों के बीच जो है सिक्योरिटी टेंशंस, और दोनों अपने अपने इधर आर्मी लगा के रखे हुए, मिलिट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लद्दाख, आपका अक्साई चीन का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, कश्मीर का एरिया, ये सभी में एक तरह से शांति बहाल हो सके, ठीक है। और इसीलिए पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया। और पंचशील एग्रीमेंट के क्या क्या मेन बेसिक्स थे। मेन बेसिक्स क्या था कि दोनों कंट्री एक दूसरे के बीच म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखेंगे और दोनों के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे किसी तरह का ये नहीं करना है, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस का कारण ये है कि दोनों के डोमेस्टिक अफेयर्स पे किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना है। नॉन एग्रेशन, को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करना है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था 1954 में जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ठीक है। 28 देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तारीख को 1954 में पंचशील एग्रीमेंट 28 अप्रैल को साइन होता है। तो यहाँ पर तक सब ठीक था, क्योंकि 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया। उसके बाद भारत यूनाइटेड नेशन भी गया, ठीक है। और फिर एक तरह से फॉरेन पॉलिसी में चेंज करके नेपाल के साथ रिलेशन, एक तरह से भूटान के साथ रिलेशन जो है उन्होंने बनाया भारत में। और 1954 में पंचशील एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब चाइना ने अपना नया मैप उन्होंने सामने लाया, ठीक है। और उस नया मैप में चाइना ने क्या किया आप समझिए। उसने लद्दाख को बताया कि यह लद्दाख हमारा रीजन है, पहला। आंध्र प्रदेश को अपना रीजन बता दिया। अब चाइना का स्ट्रेटेजी को समझिए, ठीक है। लद्दाख को भी अपना रीजन बता दिया और ये अरुणाचल प्रदेश को भी अपना रीजन बता दिया। और उन्होंने रीजन क्या दिया आप समझिए। उन्होंने रीजन दिया कि आपको यहाँ पे तिब्बत दिख रहा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो रीजन है ना, ये जो लद्दाख रीजन है और जो तिब्बत रीजन है,
सॉरी ये जो लद्दाख रीजन है और ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है वो पहले तिब्बत का था, वो पहले तिब्बत का था। और चूंकि तिब्बत आज चाइना का है, चूंकि तिब्बत आज चाइना का है, ठीक है, तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश किसका हुआ? चाइना का हुआ। समझे? उन्होंने इस तरह से क्लेम किया और उन्होंने एक लाइन है भारत और चाइना के बीच ड्रॉ किया हुआ है, आपको पता होगा, नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है। और उन्होंने उस मैकमोहन लाइन को भी मानने से मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, मैकमोहन लाइन को हम लोग नहीं मानते। और ये डिस्प्यूटेड रीजन उनके बीच है, आप समझ सकते हैं। ये जो है मेनली अक्साई चीन का रीजन है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैकमोहन लाइन हम लोग नहीं मानते। देखिए मैकमोहन लाइन क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, कि मैकमोहन लाइन क्या है। ये तो आपका इंडिया पाकिस्तान के बीच का रीजन है, ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान का। मैं आपको मैकमोहन लाइन समझा रहा हूँ। मैकमोहन लाइन क्या है मैं इस स्लाइड में समझा रहा हूँ, ये आपका छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। 1914 में, ठीक है, मैकमोहन लाइन जो है एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट 1914 में हुआ करता था, तो इंडिया एंड तिब्बत के बीच एक मैकमोहन लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है, और उन दोनों के बीच का बाउंड्री माना गया, ठीक है। तो चाइना ने कहा कि नहीं, इस मैकमोहन लाइन को हम लोग नहीं मानते। चाइना ने यह चीज़ कहा दिया कि हम लोग मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। लेकिन इंडिया का इस समय क्या तर्क था, इस चीज़ को आप लोग समझिए, क्योंकि चाइना ने क्या कहा, चाइना का आप तर्क समझ गए ना, क्योंकि तिब्बत जो है ये अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है तिब्बत का पार्ट था, और क्योंकि आज तिब्बत हमारा पार्ट है तो ये हमारा हुआ, बेसिक चीज़ है। लेकिन भारत ने कहा नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो 1954 में हमने माना, भारत ने माना 1954 में, ठीक है, तिब्बत आपका है, तिब्बत आपका है, ये चीज़ भारत ने 1954 में माना। लेकिन ये जो ट्रीटी साइन हुआ था इंडिया एंड तिब्बत के बीच, ये ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1914 में तो साइन हुआ है ना, ठीक है। तो ये उसके एग्जिस्टेंस से पहले है, तो इससे पहले तो हमने नहीं माना है ना, इससे पहले हमने नहीं माना है कि इंडिया एंड तिब्बत ये पार्ट है, ठीक है, मीन्स तिब्बत चाइना का पार्ट है। तो टेक्निकली क्या हुआ? टेक्निकली यही हुआ कि उससे पहले जो भी पार्ट आप लद्दाख बोल रहे हो ये है, ये तो हमारा है। तो ये एक सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है। और वहाँ पे जो है, और दूसरा चीज़ कहा कि देखिए हमारा ये, आप इंपीरियलिस्ट, देखिए चाइना का क्या पॉलिसी है ना, आप चाइना का पॉलिसी को समझिए, ठीक है। सबसे पहला बात, मैंने आपको माओ जेडोंग का मैंने स्टेटमेंट अभी सुनाया आपको, और माओ जेडोंग ने क्या कहा? माओ जेडोंग ने ये चीज़ कहा, देखिए ये हथेली है और ये पाम है, ये अगर तिब्बत है, ये अगर तिब्बत है, तो तिब्बत में ये जो 5 आपको अंगुली दिख रहे हैं ना, 5 फिंगर्स दिख रहे हैं, ये 5 फिंगर्स उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा कि पहला फिंगर सिक्किम है, दूसरा फिंगर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड फिंगर नेपाल है, फोर्थ भूटान है एंड फिफ्थ लद्दाख है। ये 5 जो है हमारे ये है, और ये जो तिब्बत है ये हथेली है, और इसी के मदद से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, मीन्स इस रीजन में सॉरी, हाँ, तो इसी तिब्बत के थ्रू हम लोग साउथ एशिया में हम लोग अपना एंट्री मार सकते हैं। ये चाइना का मेन मोटो था। लेकिन और एक मैं स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ, माओ जेडोंग ने क्या कहा था जब चाइना आज़ाद हुआ, ठीक है, जब चाइना जो है, तब माओ जेडोंग ने क्या कहा, जापान के बारे में आपको पता होगा कि चाइना एंड जापान का रिलेशन कैसा है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहला चीज़ कि हमारा, चूँकि हम आज़ाद हुए और हमारा सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा हमारा अगर टारगेट है तो वो ये है कि ताइवान एंड जापान को हमें लिबरेट कराना है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है चाइना का। आप इनके चाइना के विस्तारवादी पॉलिसी को समझ सकते हैं कि जेडोंग ने क्या कहा कि ताइवान और जब जापान को समझिए, अप्रोक्सीमेटली आप जापान को समझिए ना, कल्चरली दोनों सेम है ना, बाउंड्री दोनों का सेम है, क्योंकि बीच में तो सी आता है। लेकिन उन्होंने कहा, तो इस तरह से आज साउथ सी में भी आप देख सकते हैं, साउथ चाइना सी में भी किस तरह से उनका विस्तारवादी पॉलिसी, अब उस इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अलग से, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग इंडिया और चाइना को समझ रहे हैं, तो ये तिब्बत के थ्रू हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तो दोनों के बीच का रिलेशन रहा। लेकिन आप और एक चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तिब्बत पे चाइना ने कैसे एनेक्स कर लिया। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि चलो ठीक था कि इंडिया एंड चाइना का रिलेशन ऐसा था, ठीक है, लेकिन तिब्बत में कैसे ये एनेक्स कर लिया, है ना। तो समझिए, सबसे पहले मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ आपको, उस फिगर से आपको समझ में आएगा। ये फिगर आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर आपको तिब्बत दिख रहा है एंड इसके ऊपर चाइना दिख रहा है एंड नीचे आपको इंडिया दिख रहा है। इन चारों पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो तिब्बत जो है, तिब्बत का कल्चर को आपको इसके लिए समझने का जरूरत है। तिब्बत में बुद्धिस्ट कल्चर है, और बुद्धिस्ट कल्चर क्या है?
बुद्धिज्म जो है नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है, किसी तरह के वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है। और यदि कोई कंट्री किसी तरह के वायलेंस को प्रमोट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या वो कंट्री मतलब वायलेंस को तो प्रमोट नहीं करेगा, तो क्या वो कंट्री अपना आर्मी रखेगा? आर्मी भी नहीं रखेगा, वो अपना कंट्री सोल्जर्स भी नहीं रखेंगे, और साथ ही साथ किसी तरह के टैंक काटने मतलब किसी तरह के इक्विपमेंट्स नहीं रखेंगे। और नेपाल ने क्या किया, समझ गए? नेपाल एंड तिब्बत के बीच का रिलेशंस थोड़ा ये हुआ, नेपाल ने यहाँ पे धीरे धीरे अपना ये बनाना स्टार्ट कर दिया एक तरह से। अब हमला ही समझिए। तो तिब्बत ने क्या किया, तो तिब्बत चला गया चाइना के पास। मैं बेसिक आपको सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ, ये एक जब हम लोग तिब्बत को कभी पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, इन्होंने कहा कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए चाइना को, सॉरी तिब्बत ने चाइना को कहा कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने उन्होंने कहा कि आप हमारे बाउंड्री में, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है यहाँ पे उन्होंने अपना मिलिट्री जो कैंपिंग है मिलिट्री अपना लगा के रख दिया है। तो एक तरह से आप समझिए तो जो तिब्बत का पूरा सॉवरेनिटी है वो पूरा चाइना पे चला गया। देखिए सॉवरेनिटी क्या होता है, सॉवरेन क्या होता है, इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लर्नर्स को सॉवरेन का मतलब नहीं पता होगा। बेसिकली सॉवरेन का मतलब है अगर कोई कंट्री सॉवरेन है, इसका मतलब उसके जो भी इंटरनल मैटर्स हैं उस पर किसी भी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये बेसिक है, ठीक है। तो लेकिन क्या इंटरनल मैटर्स में क्या तिब्बत का चाइना का एक तरह से इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि पूरे बॉर्डर्स में जो है वो चाइनीज आर्मी आपको देखने को मिलेगा एंड और धीरे धीरे जो है चाइना ने तिब्बत पे एनेक्स कर लिया। ये एक बेसिक आपको ब्रीफ बता दो दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। तो आज के समय में इंडिया एंड चाइना के बीच किस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, तो सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट आप देख सकते हैं, आपको अक्साई कश्मीर में दिखेगा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो है क्लेम इंडिया करता है। अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है। ये जो रीजन है इसको क्लेम इंडिया करता है बट चाइना के द्वारा हेल्ड है, पहला चीज। सेकेंड, ये जो मैंने बताया ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री दिख रहा है ये मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट बॉर्डर है, ये जो है इंडिया का है, ये इंडिया जो है लेकिन क्लेम करता है चाइना, ठीक है। इंडिया क्लेम करता है अपना लेकिन चाइना अपना क्लेम करता है, लेकिन इंडिया हेल्ड करता है। इन दोनों के बीच रिलेशन है, ठीक है। एंड थर्ड आप समझिए तिब्बत रीजन, ठीक है। तिब्बत रीजन जो है वो चाइना क्लेम कर रहा है कि चाइना मेरा है, ये वो क्लेम कर रहा है। ये तीन चीज़ समझ गए। एंड सिक्किम को मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिक्किम को बताऊंगा। देखिए सिक्किम का क्या प्रॉब्लम है, सिक्किम जो है पता है कि भारत के साथ 1947 में सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, उसके बाद भारत का पार्ट बना है। तो सिक्किम को चाइना इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता है भारत का, ये सिक्किम के साथ कंडीशन है, ठीक है। और लद्दाख का तो आपको पता ही है। तो ये 4-5 रीजन है जो डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। और जनरली जो है आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा तो मैंने आपको काराकोरम रेंज बताया होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हिमालय का रीजन मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने हिमालय के सारे पिक्स को बताया हुआ काराकोरम। तो मान लीजिए एक इमेज में निकाल रहा हूँ, ठीक है, इमेज यहाँ पे समझिए, ठीक है। ये अगर मान लीजिए काराकोरम रेंज है, ठीक है, तो इसके इंडिया क्या क्लेम करता है, इंडिया इसके नीचे है, इंडिया तो इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो चाइना बोलता है, ये चाइना बोलता है कि ये जो रीजन है ये काराकोरम के नीचे तक जो है हमारा बाउंड्री है ऊपर का, और भारत कहता है कि नहीं नहीं ये जो है काराकोरम के ऊपर से नीचे का पूरा बाउंड्री मेरा। तो ये दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स है, बेसिक डिस्प्यूट्स है। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, आज का सिनेरियो क्या है और चाइना और भारत का क्या क्या मांग है, इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। इस स्लाइड में एक सेकेंड, हाँ इस स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है, क्या दोनों का मांग है। तो सबसे पहला चीज़ है कि चाइना का प्रपोजल क्या है। चाइना का प्रपोजल, पहला प्रपोजल है कि आप अक्साई चीन को आप जो है अक्साई चीन जो है वो हमें दे दीजिए, ठीक है, पहला काम कि अक्साई चीन हमारा है, चाइना बोल रहा है। सेकंड चाइना बोलता है कि जो लद्दाख में जो आपने मिलिट्री बैठा के रखा हुआ है उसको आप लोग डीमिलिटराइज कर दीजिए। एंड थर्ड वन कि जो आंध्र प्रदेश में तवांग रीजन है ना, आंध्र प्रदेश में आपको तवांग रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो तवांग रीजन जो है, अगर इमेज दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा, चलिए मैंने नहीं रखा हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो तवांग रीजन है उसके ऊपर, ठीक है, वहाँ से जो है वो आपका चाइना का पार्ट होगा। ये जो है चाइना का प्रपोजल है भारत को, और इसके बदले चाइना क्या बोलेगा, इसके बदले चाइना एक्सेप्ट कर लेगा कि जो सिक्किम का रीजन है, ये जो सिक्किम का रीजन है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और हम लोग दोनों के बीच, दोनों कंट्री बाउंड्री डिस्प्यूट्स के में टॉक करेंगे, बात करेंगे। ये चाइना का प्रपोजल है।
चाइना के प्रपोजल को समझ गए। अक्साई चीन हम मेरा है, लद्दाख में आप जो भी आपने मिलिट्री बैठा के रखा हुआ है उसको डिमिलिटराइज कर दीजिए, आंध्र प्रदेश में जो ये रीजन है ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और हम मान लेंगे कि चाइना ये, तो क्या भारत एक्सेप्ट करेगा? भारत बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो आपको पता होगा कि भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भारत ने चाइना को क्या प्रपोजल दिया उस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। भारत ने कहा कि 1962 के वार से पहले, 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ, तो 1962 में वार से पहले जो बॉर्डर का कंडीशंस था उसको सबसे पहले आप लोग रिस्टोर कीजिए, वही हमारे बीच का बॉर्डर लाइन होगा। सेकेंड, जो आपने अक्साई चीन में मिलिट्री बैठा के रखा हुआ है उसको आप डिमिलिटराइज कीजिए। और पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप कहिए कि ये इंटीग्रल पार्ट है भारत का, क्योंकि चाइना नहीं मानता इस चीज़ को, तो आप कहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तब हम लोग बायलैटरल डिस्प्यूट्स पे हम लोग टॉक करेंगे। ये दोनों के बीच का बात है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है। एंड करंट सिनेरियो ये है कि दोनों ने कहा कि स्टेटस को रहने दीजिए, यथावत कंडीशन रहने देना है, और हमारे बीच के रिलेशंस में, हमारे दोनों कंट्री के बीच के बायलैटरल रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा कंट्री इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आपको पता होगा कि जो गलवान वैली का जो भी इंसिडेंट है या इंडिया चाइना के बीच कोई भी इंसिडेंट्स होता है, ठीक है, उसमें अमेरिका, यूएसए या कोई अदर कंट्रीज के बीच इन लोग जो है वो उसको ले जाने से नहीं, मतलब ले नहीं जाते, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो हम लोग इतना चीज़ को हम लोग एक ओवरव्यू समझ गए कि इंडिया और इनके बीच के किस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, इंडिया चाइना के बीच 3 बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, 3 जगह पे है। एक तो आपको इस रीजन पे दिखेगा, एक सिक्किम के रीजन पे दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश के रीजन पे दिखेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रेड होता है, चाहे कितना भी ऐप आप लोग बैन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन ट्रेड, एक तो WTO का भी रूल्स है उसको हम लोग मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण बताया, और बहुत सारे रीजन्स मैंने आपको पिछले भी बता दिया और आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आप समझिए क्या है। पहला तो है कि सारे दोनों कंट्री ने अपने अपने बॉर्डर पे, एक तो आप समझ लीजिए कि दोनों का एक बफर रीजन है। बफर रीजन क्या है? आप एक तरह से डिस्प्यूटेड रीजन समझ लीजिए। दो डिस्प्यूटेड रीजन पे कोई नहीं है, एक साइड चाइना एक साइड इंडिया, और दोनों ने अपनी पूरी मिलिट्री बैठा के लगा के रखा हुआ है, मिलिट्री मोबाइलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, मीन सिक्योरिटी डिलेमा का कंडीशन बना हुआ है। और चाइना की पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी, आप लोग सुनिए, ठीक है। चाइना क्या करता है? चाइना जो अपने ट्राइबल से उसको एज ए टूल यूज कर रहा है। चाइना अपने ट्राइबल्स को एज ए टूल यूज कर रहा है। एज ए टूल किस तरह यूज कर रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। चाइना की एक पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं सलामी स्ट्रेटजी, ठीक है। ये सलामी स्ट्रेटजी क्या है, इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। सलामी स्ट्रेटजी क्या आता है? मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? अपने जो ट्राइबल्स हैं उनको कहोगे कि आप चल जाइए 400 मीटर, है ना। जो भी ट्राइबल अपना जो भी पशु है, जो भी अपना एक तरह से समझ रहे हैं, जो भी है उनको चराते हुए यहाँ तक चल गया, ठीक है। फिर यहाँ से रिटर्न किया आया, आके जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो आर्मी है, ठीक है, उनको बता दिया, चाइनीज आर्मी को एक तरह से बता दिया नहीं इस रीजन में किसी तरह का मिलिट्री नहीं है, इंडियन मिलिट्री। तो चाइना क्या करेगी? ये उठ के यहाँ तक चलाई, ठीक है, ये पूरा डिस्प्यूटेड रीजन चल रहा है। अब क्या करेगी? फिर से मिलिट्री यहाँ पे जाएगी, फिर मिलिट्री आके बताएगी नहीं कुछ नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे चले आएगी, फिर जो है फिर आपका ये जाएगा इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो इस तरह से आप देखिए जो भी रीजन है, जो भी डिनाइल रीजन, ये डिनाइल रीजन हो गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आप एंट्री कर जाए, अब जब इंडिया की तरफ आप पेनिट्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है एक क्या हो गया, मतलब डिस्प्यूटेड रीजन हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ बातचीत होना मुश्किल है, तो पार्ट बाय पार्ट कट करके ये एक तरह से इंडिया में पेनिट्रेट करना, इसी को सलामी स्ट्रेटजी कहता है, इसी को सलामी स्ट्रेटजी कहा जाता है। आप समझ गए? फिर नहीं समझे तो ये चाइना का स्ट्रेटजी है। तो आज के बीच का बॉर्डर इशू यही है कि, और यही तो हुआ ना गलवान वैली में। क्या पता चला कि गलवान वैली में धीरे धीरे चाइनीज आर्मी अंदर आ गए, कि इस तरह से आए, इन्हीं सभी इस तरह के स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए आ गए। आप लोग इतना समझ गए होंगे कि आज का कंडीशन में ये इंडिया एंड चाइना के बीच ये जो बॉर्डर इशूज है वो किस तरह के बॉर्डर इशू है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, ठीक है, कि अब आप बताइए कि इतना बड़ा बॉर्डर है, इतना बड़ा अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और इस 4000 किलोमीटर के बॉर्डर में भी, ठीक है, ओनली 3 मैंने बताया, ठीक है, ट्रेड पॉइंट्स है, ऑफिशियल ट्रेड पॉइंट्स है। तो इलीगल ट्रेड होता है, और जितना भी ट्रेड होता है वो बाय सी होता है,
ठीक है। और जब 22C होगा तो आप चाइनीज ऐप बैन करो, कुछ भी बैन करो, ठीक है। तो क्या ये इशू सॉल्व होने वाला है? मैं इशू का बात कर रहा हूँ। चाइना को क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अलग चीज़ है। क्या ये इशू सॉल्व हो जाएगा? ये इशू सॉल्व नहीं होगा, ये इशू सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर हमें चाइना को टक्कर देना है, अगर हमें चाइना को जवाब देना है, तो हमें अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंसी की बात करना पड़ेगा। इस तरह की बात हमें करना पड़ेगा। और दोनों कंट्री को एक तो क्योंकि पता है, मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ जो है चाइना इन्वेस्ट नहीं करता है भारत में, ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर्स में है, अगर थ्रू लैंड बॉर्डर अगर ट्रेड बढ़ गया, अगर लैंड बॉर्डर के थ्रू अगर ट्रेड बढ़ गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आप लोग लिख कर रख लीजिए, ठीक है। अगर लैंड बॉर्डर के थ्रू अगर ये सॉल्व हो गया तो क्यों, देखिए क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। जब आप ट्रेड को इंक्रीज करिए, जब आपका ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, जब आपका ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अभी आज के समय में चाइना में कांटेक्ट है, पीपुल टू पीपुल इतना कांटेक्ट नहीं है। तो जब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कांटेक्ट होगा, ठीक है, जब इस तरह के दोनों बीच कॉन्टेक्ट होंगे तो क्या होगा, ये दोनों इस ट्रेड रूट का ही यूज़ करेंगे ना। सी ट्रेड को अगर आप छोड़ दे, तो अगर आप सी ट्रेड को छोड़ दे तब की मैं बात कर रहा हूँ। और जब इन दोनों के बीच अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया तो क्या ये जो बाउंड्री है, ये जो आप बाउंड्री है जहाँ पे मैंने बताया ओनली 3 ऑफिशियल चेक पॉइंट है, वहाँ पे एक टोटली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन जाएंगे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन जाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आप कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा, कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा, ताकि जो अभी एक क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो चल जाएंगे, स्टॉक्स रेंज बन जाएंगे, ठीक है। और जब इस तरह के जब मैकेनिज्म जब इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, जब इस तरह के मैकेनिज्म इंस्टॉल हो जाएगा तो ये जो पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी, और चाइना नहीं चाहता है यार, चाइना नहीं चाहता है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म हो। क्यों? क्योंकि अगर होता तो जो भी सिल्क रूट है, ठीक है, वो चाइना जो है वो एनिशिएंट सिल्क रूट को भी इंप्रूव नहीं होने दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही बॉर्डर ट्रेड जो है वो बढ़ेगा दोनों कंट्री के बीच, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स डिक्रीज कर जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझे कि नहीं समझे? इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहला तो चीज़ हो गया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है चाइना और ये चाइना चाहता ही नहीं सॉल्व हो, क्योंकि चाइना चाहता है कि तिब्बत में अनरेस्ट बना रहे। ये तिब्बत का मैटर अगर सॉल्व हो गया तो सारा खत्म, ठीक है। क्योंकि भारत देखिए, अगर आप चाइना के साथ देखें ना भारत का, ठीक है, चाइना सॉरी मीन्स तिब्बत एंड इंडिया एंड तिब्बत एंड चाइना, तो कल्चरली अगर आप देखें तिब्बत और इंडिया जो है वो कल्चरली बहुत ज़्यादा सेम है, क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन तो इंडिया का एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है, ठीक है, और तिब्बत का भी है, ठीक है। चाइना को तो कोई बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कोई खास मतलब नहीं है, टोटल चाइना बिजनेस में है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। और दलाई लामा को भी जो है इंडियन एक्साइल दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, चाइना जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में वो टोटली आना चाहता है, ठीक है। और अगर वो लैंड को टोटली वो लॉक कर दिया, ठीक है। और चाइना को 2-3 पॉलिसी है, आपने नाम सुना होगा, OBOR, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, ठीक है। आपने किसने सुना है? इसके अलावा सिल्क रूट जो है वो पॉलिसी, ठीक है। इंडियन ओशियन रीजन में भी बहुत सारे पॉलिसी है, जैसे पल्स ऑफ पढ़ने वाले भी, एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। ये जो फिगर है, मैं एक इंपॉर्टेंट फिगर ला रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की आप लोग थ्योरी पूरा समझ लीजिए। देखिए क्या किया है ना चाइना ने, एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हम्बन पोटा बोट, ठीक है, पहला चीज़, ठीक है। एक्चुअली चाइना जो है आज के समय में अगर चाइना को ट्रेड करना है, तो उसका रूट क्या हो सकता है, उसका रूट को समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि देखिए चाइना का 2-3 प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप वीकनेस को समझ लीजिए। अगर आप चाइना के वीकनेस को समझ लीजिएगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। चाइना का सबसे पहला वीकनेस है कि चाइना के पास जल का कमी है, वाटर का कमी है। जैसे अगर आप भारत में कहीं पर भी बोरिंग करोगे तो आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन चाइना का ऐसा कंडीशन नहीं है। चाइना का जो आपका ये जो तिब्बत का रीजन है ना, ये तिब्बत के रीजन में यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको यहीं पे आपको जनरल ब्रह्मपुत्र रिवर आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, मिल गया। यहीं से आपको दिखेगा कि इंडस रिवर इधर गई है, यहीं से आपको दिखेगा कि सतलज रिवर गया है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। तो इंडिया का चाइना का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि
चाइना को अपना वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको सुरक्षित करना था, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना था। इसीलिए उसने पहला चीज़ है चाइना पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना को उन्होंने क्यों किया। तो एक तो साउथ एशिया में जाना था, ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके अलावा वाटर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, पहला इशू था। सेकेंड समझिए, चाइना जो है एक ऐसा कंट्री है, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ऑयल, तेल, ठीक है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा उसका कमी है, ठीक है। तो चाइना को अपना एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करना है। और एनर्जी कहाँ पे मिलता है? ईरान में मिलता है, ठीक है, और इन सभी कंट्रीज में मिलता है, ठीक है, जो आपका सऊदी अरबिया हो गया, इन सभी कंट्रीज में मिलता है। तो चाइना क्या करती है आज के समय में, अगर मान लीजिए ईरान से वो तेल लिया, ठीक है, ईरान से तेल लिया तो यहाँ पे उसका पाकिस्तान में यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट, वहाँ से वो आएगी ऐसे करके, ठीक है। श्रीलंका में देख लीजिए यहाँ पे एक पोर्ट है, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, ठीक है, हम्बन बोटा पोर्ट, इसको वो अभी बना रही है ना, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। और इधर से होते हुए ये आप रीजन को समझिए, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है। तो हाँ, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये चाइना एंट्री कर जाएगी, ये पहला रूट हो गया। दूसरा रूट उसके पास क्या सॉल्यूशन है, वो ऐसे पूरा घूम के इधर से घूम के जाएगी, तो बहुत बड़ा रूट हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड क्या, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक, इधर से जाएगी। थर्ड हो सकता है ये पूरा उधर से घूम के, ठीक है, पीछे से एकदम घूम के जाएगी, तो ये भी बहुत बड़ा रूट हो गया। तो चाइना अभी पहला तो अभी ये रूट यूज कर रही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ मलक्का वाला रूट जो है चाइना आज के समय में यूज करता है। सेकेंड, ठीक है, और चाइना पाकिस्तान ने अपना जो ग्वादर पोर्ट है, ये ग्वादर नेवल बेस जो है, ये चाइना को एक्सेस दिया हुआ है। सेकेंड, चाइना ये जो करा कैनाल है ना, ये एक डेवलप कर रही है। इससे चाइना को क्या बेनिफिट होगा, इससे चाइना को ये बेनिफिट होगा कि चाइना देखिए पहला तो इधर से आएगी और डायरेक्ट, तो ये जो पूरा जो है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो रूट है इतना जो है चाइना को नहीं घूमना पड़ेगा। इसीलिए ये जो थाईलैंड में ये करा कैनाल ये डेवलप कर रही है। ये दो चीज़ हो गया, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी भी है, ठीक है। यही जो स्टिलिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है, ये स्टिलिंग ऑफ पल्स का पॉलिसी यही है कि ये जो है बहुत सारे पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपको सितवे पोर्ट देखने को मिलेगा एक, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पोर्ट्स बना रही है। हम लोग इसका एक अलग से लेक्चर में लेके आऊँगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया वन बेल्ट वन रोड का पॉलिसी, ये स्टिलिंग ऑफ पल्स का पॉलिसी, ये खुद में एक टॉपिक है बड़ा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, समझाने में, नहीं तो ये वीडियो लेक्चर और लंबा खींचा जाएगा। तो आपने इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है, कि इंडियन ओशियन रीजन में भी जो है चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, अपना एनर्जी सिक्योरिटी को बनाना चाहता है, और इसीलिए यही एनर्जी सिक्योरिटी कारण वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने उसको इन्फ्लुएंस दिया हुआ, ये चाबार पोर्ट का आपने सुना होगा, ठीक है, ईरान में जो है इंडिया अपना एक पोर्ट बना रहा है जिसको चाबार पोर्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम्बन पोटा पोर्ट बना रही है, ठीक है। ये सभी चीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो हमने हमने ये सब चीज़ें देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा चाइना का एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना कि चाइना जो है ये इधर से भी कनेक्ट होना चाहती है ताकि वो अपना ऑयल सिक्योरिटी बना सके, ठीक है। जो आपका ऑयल रीजन से ओपेक कंट्रीज है, इसके लिए इसका चाइना का सीपेक जो है या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक डायग्राम आपके लिए मैंने लाया हूँ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग समझ सकते हैं कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी ताकि वो एनर्जी सिक्योरिटी कर सके। मलक्का स्टेट को जो है वो एक तो उसका डिस्टेंस हो जा रहा है, इसके वो करा कैनाल जो थाईलैंड है स्टमस ऑफ करा से वो उसको जाना है। तो इस सब चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझ जाइए। एंड वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए पानी ही नहीं है, पानी ही चाइना के पास नहीं है, ठीक है, तेल नहीं है। तो इन सभी को जो है चाइना को इस्टेब्लिश करना था, इन सभी को इंश्योर करना था, और साथ ही साथ साउथ एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी, इन सभी को एक ओवरऑल आप समझ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इतना समझ गए होंगे बेसिक, हम लोग इतना चीज़ समझ गए होंगे कि चाइना का क्या इशू है, चाइना क्यों आखिर चाह रहा है साउथ एशिया में इंटर करना, ताकि वो उधर से एसेस बना सके। साउथ एशिया में इंडिया ही एक सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना के अलावा, उसको टैकल कर सके, उन सभी कंट्रीज के साथ टैकल कर सके, अपना वाटर सिक्योरिटी का इशू, अपना एनर्जी सिक्योरिटी का इशू, इन सभी को जो है चाइना जो है वो ये कर सके। इसीलिए देखिए चाइना के पास वाटर का कमी कितना है आप समझिए, है ना,
क्या कर रही है, चाइना का जो पॉलिसी को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चाइना क्या करती है, पहला चीज़ है कि चाइना को मैंने बताया, एक तो चाइना बहुत ज़्यादा डैम बना रही है, बहुत ज़्यादा डैम बना रही है, और रिवर्स का रास्ता भी चाइना जो है वो डाइवर्ट कर दे रही है आज के समय में, आपने सुना होगा। और अगर इंडिया को समझिए ना, देखिए आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पता होगा, ये मान लीजिए ये है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से जाती है और जो है इंडिया से एंट्री हो गई इधर से आएगी, ठीक है। तो देखिए अब भारत क्या है, एक देखिए रिपेरियन होता है, ठीक है, एक हो गया अपर रिपेरियन कंट्रीज, एक लोअर रिपेरियन, ठीक है। जब हम लोग इंडिया बांग्लादेश कभी पढ़ेंगे ना, तो हमको पता होगा कि गंगा रिवर का जो रिवर है वो ऐसे होके जाती है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि इंडिया जो है, इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया को बेनिफिट क्या है कि गंगा रिवर जा रही है, अगर इंडिया यहाँ पे मान लीजिए सपोज डैम बना दिया, ठीक है, इंडिया सपोज डैम बना दिया, तो डैम बना सकता है यहाँ पे भारत, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो बांग्लादेश है उसके पास पानी की कमी हो सकती है, मैं हो सकती है के बारे बता रहा हूँ। तो चाइना क्या करता है, चाइना अगर यहाँ पे डैम बना दिया और पूरा डैम बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो चाइना अगर डैम बनाना स्टार्ट कर दिया और रिवर का डायरेक्शन ये कर दिया, तो यहाँ से इंडिया को वाटर का कमी हो सकता है। एट सेकेंड, चाइना ने डैम बना भी दिया है, और अगर वो डैम का आपको लोग पता होगा, तो चाइना जितना डैम बना के रखा हुआ है, चाइना जितना डैम बना के रखा हुआ है, अगर पूरा वर्ल्ड का आप डैम कर लेना तो उतना डैम नहीं है, मतलब उतना इक्विवेलेंट चाइना डैम बना के रखा हुआ है। और अगर यहाँ पे डैम बना दिया और कल के दिन अगर चाइना इस डैम को खोल दे, तो भारत में क्या आ जाएगा, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, और इसको रोक दे पानी को, तो क्या सूखा हो जाएगा, ड्राउट का कंडीशन आ जाएगा। तो इस तरह से चाइना जो है एक डैम पॉलिसी को भी अपना रहा है, एंड इसी को कहते हैं लिक्विड बॉम्ब, इसी को कहते हैं लिक्विड बॉम्ब, आर्टिफिशियल लेक्स बना रहा है, ठीक है। और आप समझिए ये जो तिब्बत का रीजन है ना, आप तिब्बत के रीजन का इकोलॉजी सेंसिटिव को समझिए, ठीक है। एक इकोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन में अगर आप डैम्स को बनाइएगा, ठीक है, तो ये जो डैम है एक तरह से लिक्विड बम का काम करेगा, ठीक है। और जब ये बम फटेगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, पूरे नेपाल को इफेक्ट करेगा। इसीलिए इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा चाइना को कि हम लोग एक काम करते हैं, आप जो डैम बना रहे हो, आप जो लेक बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जॉइंट स्टडी करेंगे। और जॉइंट स्टडी क्या करेंगे कि जो भी लेक है, ठीक है, जो भी लेक बना रहे हो, जो भी आप बांध बना रहे हो, जो भी डैम बना रहे हो, वो क्या, या जो आर्टिफिशियल लेक बना रहे हो, क्या वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसका किया गया है, उसका इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में तो नहीं है। लेकिन चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डैम्स बना रहा है, ठीक है। तो डैम्स बनाने से क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, है ना, पॉल्यूशन बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल, आपने कुछ साल पहले रिपोर्ट सुना होगा, अप्रोक्सीमेटली मुझे याद नहीं आ रहा कब रिपोर्ट होगा, कि ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको काला, ठीक है, का पानी जो है वो ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ होगा, आप समझिए, जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बना रहा होगा, वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बना रहा होगा, उसी के कारण तो ये पानी काला हुआ है, ठीक है। तो जो भी चाइना के प्रोजेक्ट्स है वो इकोनॉमिकली अनवायबल है, इन्वायरमेंटली अनसस्टेबल है, ठीक है। और जो चाइना जो है वो डैम डिप्लोमेसी भी अपना रहा है भारत के खिलाफ, ताकि भारत को टैकल किया जा सके। इसके अलावा CPEC मैंने बता दिया, एक बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। CPEC यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैंने बताया। इसके अलावा एक तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी आप लोग समझ गए होंगे, और जो अपने स्टेडिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी है उसको समझ गए होंगे, इंडियन ओशन रीजन में किस तरह से अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है। अब इंडिया के पास क्या सॉल्यूशंस है, हम लोग इस चीज़ के साथ एटलास्टली ख़त्म करते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है आज के समय में। मैं वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी आप लोग को अलग से बता दूंगा, ठीक है। और जो भी ये जो 3-4 पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, CPEC जो CPEC है आपका, और इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या है चाइना कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया अब क्या कर सकता है, क्योंकि चाइना में तो किस तरह का डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक है। तो अगर चाइनीज रीजन में चाइना कुछ भी करे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर दे, डैम बना दे, चाहे लिक्विड बम बना दे, वो रिपोर्ट ही नहीं आएगा, वो रिपोर्ट ही निकल के नहीं आएगा। इंडिया और चाइना के जबकि एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, ठीक है, एक एग्रीमेंट भी 2000 में साइन हुआ है, ताकि जो है ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दोनों कंट्री साझा कर सके, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या रिपोर्ट दे रहा है, वो सही है वो गलत है वो पता ही नहीं है किसी को। आप तो समझ रहे हैं। तो चाइना क्या कर सकता है,
चाइना सबसे पहला बात मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर में जो भी इनिशिएटिव वो ले रहा है, जो भी डैम्स जो भी लेक्स बना रहा है, उसको वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस के जो भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत जा सकता है, ठीक है, इन सब चीज़ से जा सकता है। या आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप लोग बना सकते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ, जैसे कि आपको पता होगा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सभी रीजन से अपने स्किल को बढ़ाना होगा, मैंने पहले बता चुका, इंटरनेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, जैसे आपका बंगाल, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो BBIN जो इनिशिएटिव है, इन सभी को इंडिया को सक्सेसफुल करके दिखाना होगा। बिम्स्टेक एक बहुत ही अच्छा उसका रास्ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे बहुत ही बड़ा चीज़ को, ठीक है। बहुत ही यही एक इंडिया चाइना का एक कॉम्प्लिकेटेड इशू था। देखिए जो भी आपका गलवान है ये सभी तो छोटा इशू क्यों, मैं छोटा इशू इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा, इसको आप 5 मिनट में कवर कर सकते हो, लेकिन जो पूरा जो इंडिया चाइना का जो आप लोग एक हिस्ट्री हो, इसको अगर आप ट्रेस कर लोगे तो आपको पता चलेगा यार इस तरह का इंसिडेंट तो चाइना स्टार्टिंग से करते आ रहा है, ठीक है, आए दिन कर रहा है और डैम बना रहा है, बहुत सारा इशू जो है वो कर रहा है चाइना आज के समय में। तो ये बहुत बड़ी एक इशू है इंडिया के साथ, इसको इंडिया को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मैंने तरीका भी कुछ कुछ आपको बता सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि क्या क्या इशू है, OBOR है, CPEC है, ठीक है, ये सभी इशू है, और इंडिया को अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंड, अब इंडिया चाइना जो है बहुत ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे इंडिया चाइना बहुत ही अच्छा तरह से ट्रेड को, अपना ट्रेड है और अपना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये दोनों एक एशियन कंट्रीज है, ईस्ट कंट्री है और वेस्ट कंट्री आपको पता होगा, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, और इंडिया और चाइनीज जो ग्लोबली जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक डेवलपिंग कंट्री के मुद्दे को उठा सकता है, और डेवलपिंग कंट्री को एक मतलब उसका पैरवी जो है बहुत ही मजबूती के साथ कर सकता है। इसके अलावा जो भी इन्वायरमेंटल इशू है जो डेवलपिंग कंट्री है उसको उठा सकता है। और एट लास्टली मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर 21वीं सदी मतलब अगर 20वीं सदी अगर वेस्ट का था तो 21वीं सदी जरूर एशिया का होगा, ये कहा भी जाता है, ठीक है। और आज के समय में वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है और ईस्ट राइज कर रहा है। इस तरह से हम लोग पूरा चाइनीज इंडिया चाइना के इशू को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को क्लियरिटी हुआ होगा। अब मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर मैंने जो बताया OBOR, स्टिरलिंग और पल्स, इन सभी का एक अलग से लेक्चर ले आऊँगा। इस तरह से ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जो भी अपने फ्रेंड्स से जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। दिस वन इज द एंड ऑफ वीडियो।